तो आज हम जो न्यू टॉपिक शुरू करते हैं उसमें हम देखते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं इसके डेफिनेशन की तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली मैं पॉइंट को शुरू करता हूं। नॉर्मली हम एनर्जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरे को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सही है, ये तो आपने पता होगा आपको कि एक काइनेटिक एनर्जी होता है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या आपको दोनों का मतलब पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? क्या आपने कभी पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ओके, फिजिक्स में पढ़ा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। या तो लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड में देखेंगे। इफ हम ये मान के चलते हैं कि किसी स्प्रिंग को हमने राउंड कर दिया, तो स्प्रिंग के पोजीशन की वजह से वहां पे जो एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और इफ कोई मोशन में है और उस मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी रहेगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब आप मुझे बताओ, जो वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब नदी का पानी जा रहा है, बाढ़ आई है, बाढ़ का पानी जा रहा है, तो उस बाढ़ के पानी में जो एनर्जी है उसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो वाटर है वो कैसा है, मोशन में है, और जब ये मोशन में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद क्या आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी है, केटीजी? फिजिक्स में पढ़ा है आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस? नो, कोई बात नहीं, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगा, तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के टॉपिक को फिलहाल नहीं देखते हैं। ठीक है, ओके। इफ हम देखेंगे तो यहां पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां पे ये गैसियस पार्टिकल है, तो ये जो गैसियस पार्टिकल है ये रैंडम मोशन में होते हैं, ये गैसियस पार्टिकल जो रहेंगे वो रैंडम मोशन में होते हैं, और जब ये रैंडम मोशन में होंगे तो इस गैसियस पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलेंगे? ये कंटेनर के अंदर के जो गैस के पार्टिकल है ये रैंडम मोशन में है, और इनके रैंडम मोशन की वजह से इनके पास एनर्जी रहेगा, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। हम इनको पोटेंशियल क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी उनके पोजीशन की वजह से नहीं है, यहाँ पे जो एनर्जी है ये उनके मोशन के वजह से है। तो यहाँ पे जो गैसियस पार्टिकल होते हैं ये रैंडम मोशन में है, और ये रैंडम मोशन में होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इनके पास जो एनर्जी रहेगा ये कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। सही है। अब यहाँ पे हम दो बातें देखते हैं। पहले यहाँ पे भी मान के चलते हैं कि हमने गैस को रखा है, दैट इज H2, और यहाँ पे भी हम ये मान के चलते हैं कि इस कंटेनर में भी हमने गैस को रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो गैसियस पार्टिकल्स है ये H2 के हैं, तो दोनों कंटेनर में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दोनों में सेम नंबर ऑफ H2 के मॉलिक्यूल्स है, और दोनों के दोनों गैस जो है वो सेम है। यहाँ पे जो गैस है, इस गैस का जो टेम्परेचर है ये है 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो गैस है इस गैस का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो गैसियस पार्टिकल है इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे जो गैसियस पार्टिकल है इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। तो इन दोनों में से किस में, इसको हम बोलेंगे X कंटेनर और इसको हम बोलेंगे Y कंटेनर। तो इन दोनों कंटेनर में से कौन से कंटेनर के गैसियस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दोनों कंटेनर में सेम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है,
दोनों के दोनों गैसियस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ही है, यही मान के चलते हैं। कंटेनर X और कंटेनर Y। कंटेनर X का टेम्परेचर है T1 दैट इज कॉल्ड एज 30 डिग्री सेल्सियस और कंटेनर 2 का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन से गैस का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा? किसका ज्यादा रहेगा? Y का। एक मैंने आपको पूछा रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे कि Y कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा है और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका रैंडमनेस बढ़ता है और इनका रैंडमनेस बढ़ेगा तो गैसियस पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा और मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सही है। तो यहाँ पे जो मोशन है पार्टिकल का ये स्लो रहेगा, यहाँ पे जो मोशन रहेगा ये फास्ट रहेगा और जिनका मोशन फास्ट उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिनका मोशन स्लो उनका काइनेटिक एनर्जी स्लो। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का और मोशन का, उनके स्पीड का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रहेगा। हम मोशन देख रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली उनका स्पीड जैसे देख रहे हैं। कोई भी चीज ज्यादा फास्ट टकराती है मतलब वो ज्यादा फास्ट जा रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब ये मान के चलते हैं कि दो व्हीकल है, एक व्हीकल ए है और दूसरा व्हीकल बी है। व्हीकल ए का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, व्हीकल बी का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों में से ए व्हीकल और बी व्हीकल, इन दोनों में से कौन से व्हीकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा? किसका रहेगा? बी का। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, मतलब इसका जो मोशन रहेगा ये फास्ट है, इसका जो मोशन है वो स्लो है। तो जिसका मोशन फास्ट रहेगा, ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी रहेगा। क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी ओनली टू टाइप्स का नहीं है। एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के एनर्जीज होते हैं। फिलहाल हमको उनको नहीं देखना है, हमको जो देखना है फिलहाल इन दोनों को देखना है। इनमें से हमारे काम का जो रहेगा वो कौन है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, इनमें हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी हम किसी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है जब इसका मतलब होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ये एरो हमको ये बताता है कि टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ लाइक दिस वन, तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट में लिखना। बड़े स्टेटमेंट को छोटे में कैसे कन्वर्ट करना है वो देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो है इसको बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी बात करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनका मोशन जो रहेगा वो बढ़ेगा और मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं तो दोनों का मतलब क्या है? इफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वाइस वर्सा हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम भी होगा। दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी है, ओनली वन साइड नहीं जाना है। इफ वाइस वर्सा लिखा है तो दोनों के हिसाब से हम लोग जाएंगे, ठीक है। इसको सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अभी यहाँ पे जो पार्टिकल्स है इनके पास जो ज्यादा एनर्जी है वो क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से। तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इस एनर्जी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी। और ये थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी का मतलब होता है सिंपल वर्ड में टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से या टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से जो एनर्जी का चेंज होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी का डेफिनेशन लिख सकते हो। तो थर्मल एनर्जी का डेफिनेशन रहेगा एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब यहाँ पे ऑफ अ बॉडी का मतलब ऑफ अ ऑब्जेक्ट आता है।
यहाँ पे इस बॉडी का और ह्यूमन बॉडी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बॉडी नाम का एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ये नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ये जो वर्ड हमने यूज किया ये नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया, ठीक है। तो डेफिनेशन है एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द मोशन ऑफ किसका मोशन होना चाहिए, किसका होना चाहिए, उस बॉडी के अंदर जो एटम्स रहेंगे, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं ओनली एटम लिखता तो मॉलिक्यूल छूट जाता, ओनली मॉलिक्यूल लिखता तो एटम छूट जाता, एटम मॉलिक्यूल लिखा तो आयन छूट जाता। इसलिए मैंने जनरल कंसेप्ट यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकल। तो पार्टिकल में सब कुछ आ जाएगा, एटम भी आएगा, मॉलिक्यूल भी आएगा, आयन भी आएगा। तो ये बन जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी का डेफिनेशन क्या हुआ, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। सिंपल सी बात है, हो गया। तो टेम्परेचर को बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब उनके पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा, और पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। अब इफ थर्मल एनर्जी बढ़ता है, क्या आपको रैंडमनेस पता है? क्या आपने कभी रैंडमनेस नाम का वर्ड सुना है? रैंडमनेस, एक मिनट, यस, ओके। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? ऑर्डरनेस या डिसऑर्डरनेस? सोचो, बताओ मुझे। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? ऑर्डरनेस या डिसऑर्डरनेस? ठीक है। तो रैंडमनेस का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, ठीक है। अब ऑर्डरनेस और डिसऑर्डरनेस में फर्क क्या है? अभी 26 जनवरी का जो आपने परेड देखा होगा, तो जब परेड चलता है तो उस टाइम पे उनके जो सोल्जर्स है वहां पे है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। ऑर्डर का मतलब होता है रेगुलर होना। जैसे उनका परेड हो जाएगा तो उनका अरेंजमेंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? इररेगुलर हो जाएगा। तो रैंडमनेस का मतलब होता है इररेगुलरिटी। तो ये जो गैसियस पार्टिकल है, ये गैसियस पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ये मान के चलते हैं कि आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में n नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल है, और उन गैसियस पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो गैसियस पार्टिकल है वो हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रेवल करेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। तो जब किसी का डायरेक्शन फिक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं कि उनका ऑर्डरनेस रहेगा, वो रेगुलर रहेगा। इफ किसी का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसको बोलेंगे कि वो इररेगुलरनेस शो करता है, और ऐसे हमको बोलते हैं रैंडमनेस। क्या बोलेंगे? रैंडमनेस, ठीक है। तो रैंडमनेस का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ही उसका रैंडमनेस बढ़ता है, और जितना रैंडमनेस बढ़ेगा उतना ही उनका पोजीशन फाइंड करना जो रहेगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो बातें हैं, एक है थर्मल एनर्जी और दूसरा रैंडमनेस। तो जितना थर्मल एनर्जी ज्यादा रहेगा उतना ही उसका रैंडमनेस जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हम दो ही बातें देख रहे थे, एक देख रहे थे थर्मल और दूसरा रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस मतलब सीक्वेंस सेम है, मतलब ये मान के चलते हैं कि इस रूम में 10 गैस के पार्टिकल है
और 10 के 10 गैसियस पार्टिकल हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इनका डायरेक्शन फिक्स है, तो इसको बोलेंगे कि वो ऑर्डर है। लेकिन इफ उन 10 के 10 पार्टिकल का डायरेक्शन अलग अलग है, कभी यहां से वहां जाते हैं, कभी यहां से वहां जाते हैं, कभी लेफ्ट टू राइट, कभी राइट टू लेफ्ट, कभी फ्रंट टू बैक, कैसे भी, तो उसको हम बोलते हैं कि उनका जो रैंडमनेस रहेगा वो कम रहेगा, उसका ऑर्डरनेस कम रहेगा, उनका डिसऑर्डरनेस ज्यादा रहेगा, और डिसऑर्डरनेस ज्यादा रहेगा तो उनका रैंडमनेस जो रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर का, देखो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर तो बढ़ा ही होगा। तो हम रिलेट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको यूज कैसा करना चाहते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। दैट्स ओवर। ठीक है, दैट्स ओवर, सिंपल, एक लाइन में। तो जितना अभी तक पढ़े वो एक लाइन में आ गया। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, बात खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रैंडमनेस वाले टॉपिक को, थर्मल एनर्जी वाले टॉपिक को यहीं पे खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो कंसेप्ट हमको देखना है वो देखना है थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों का रिलेशन देखना है कि थर्मल एनर्जी को और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, मैं यहाँ पे 3 टाइप के सब्सटेंस को यूज करता हूँ, मेटल को, 3 टाइप का मेटल यूज करता हूँ। एक मैंने बोला है सॉलिड, दूसरा मैंने बोला है लिक्विड, और तीसरा मैंने बोला है गैस। ठीक है, 3 को लिखे देता हूं, यहां पे पूरा लिख देता हूं, सॉलिड, इसमें लिखता हूं लिक्विड, और इसको लिखता हूं मैं गैस। सही है। अब आप मुझे बताओ, इन तीनों में से किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है? इन तीनों में से किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम सॉलिड में है। तो इफ हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इफ हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये हुई बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो मैं लिख सकता हूं, हम यहां से इधर जाते हैं, इस एरो का मतलब होता है हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। सही है। अब यहां पे मैं बात करता हूं थर्मल एनर्जी की। तो इन तीनों में से किसका रैंडमनेस ज्यादा है? इन तीनों में से किसका रैंडमनेस ज्यादा है? गैस का। तो गैस का रैंडमनेस सबसे ज्यादा है, तो गैस का थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूं, इफ हम यहां से इधर जाते हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। सही है। थर्मल एनर्जी बढ़ेगा मतलब रैंडमनेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रैंडमनेस। क्लियर है? तो इफ सॉलिड में ज्यादा क्या है, तो हम सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी 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 हाई देन थर्मल एनर्जी। गैस में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी 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 लेस देन थर्मल एनर्जी।
ठीक है। और इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। समझा नहीं समझा? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों का रिलेशन देखा, तो इसमें क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और रैंडमनेस कम है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और रैंडमनेस ज्यादा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा रैंडमनेस से ज्यादा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह है इन तीनों के बीच का रिलेशन कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनका रिलेशन क्या होगा। पहले बात, इफ हमको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, हीट करना होगा कि कूल करना होगा, हीट करना होगा कि कूल करना होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो सॉलिड को लिक्विड में जाने के लिए हमको हीट करना है, और जब इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। तो सॉलिड से ज्यादा थर्मल एनर्जी लिक्विड का है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमने हीट किया, मतलब टेम्परेचर सप्लाई किया, तो उसका थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा। सही है। फिर क्या करेंगे, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमने कूल किया, कूल किया मतलब टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को कम किया तो थर्मल एनर्जी कम हो जाएगा। तो इफ हम गैस और लिक्विड दोनों को कंपेयर करते हैं तो गैस का थर्मल एनर्जी ज्यादा है और लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो गैस का थर्मल एनर्जी ज्यादा है, रैंडमनेस ज्यादा है, और लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इफ मुझे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको हम फिर से कूल करेंगे। और इफ इसको हम कूल करते हैं तो कूल करने की वजह से इसका रैंडमनेस कम हो जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इफ मैं आपको पूछता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है कि कम होता है? टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कम होता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल पास आएंगे, दूर जाएंगे। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, सो डिस्टेंस विल इंक्रीज। सही है। इस प्रकार से तो टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंस का ये रहेगा रिलेशन, ये रहेगा रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने देखा कि थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रिलेट रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो ये था हमारा थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ठीक है, अब नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है ये पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। ये हमको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। अब रही बात स्टेट ऑफ मैटर की, तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर में शुरू किया था मैटर के बारे में तभी हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिया था। सही है। नॉर्मली हम स्टेट ऑफ मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सॉलिड स्टेट, दूसरे को हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट, और तीसरे को हम बोलते हैं गैसीय स्टेट। ठीक है। अब रही बात तीनों के बारे में, तो क्या मैंने आपको तीनों के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में?
तब हमने सॉलिड के भी प्रॉपर्टीज देखे थे, लिक्विड के प्रॉपर्टीज देखे थे और गैस के प्रॉपर्टी देखे थे, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, इसलिए हम इसको सिंपल वर्ड में सिंपल देखेंगे इसको, ठीक है। अब आप इस चैप्टर 5 की बात करते हो, तो चैप्टर 5 का नाम है स्टेट ऑफ मैटर, और यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर 3 है, एक सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट और तीसरा गैसीय स्टेट। हमको सॉलिड गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, तो ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, और सॉलिड स्टेट जो रहेगा ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो 12th में चैप्टर आता है जिसका नाम आता है सॉलिड स्टेट, तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 12th में। ये दोनों के दोनों स्टेट ऑफ मैटर हमको 11th में पढ़ने हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है, मतलब 90% चैप्टर जो है ये गैसीय स्टेट के बारे में है, और ओनली 10% जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट के लिए है। तो 100% में से 90% गैसीय स्टेट के लिए है, और बचा हुआ जो रहेगा 10% वो लिक्विड के लिए रहेगा। तो आप समझ जाओ कि ये गैसीय स्टेट जो रहेगा वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से भी और समझने के हिसाब से भी, ठीक है। तो हम आज यहाँ से गैसीय स्टेट शुरू करेंगे, ठीक है। आप मुझे पहले ये बताओ कि गैसीय स्टेट जो होता है ये कॉम्प्रेसिबल होता है कि नहीं होता है? गैस जो होता है वो कॉम्प्रेसिबल होता है कि नहीं होता है? यस, इट इज अ कॉम्प्रेसिबल। अब मुझे बताओ कॉम्प्रेस कौन हो सकता है? वो जिसके बीच, जिसमें पार्टिकल के बीच में गैप है वो, या जिसके पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है वो। अब ये मान के चलते हैं कि ये दो पार्टिकल हैं, इन दो पार्टिकल के बीच में गैप है, तो हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके इस डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इफ ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड ऑलरेडी है, तो हम फिर से इनके बीच का डिस्टेंस नहीं कम कर सकते हैं, तो इनके बीच में गैप नहीं है। तो जहां पे गैप होती है, जगह खाली होती है, उन्हीं को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से हम किस किस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस में से हम किस किस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं? किसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं? हम ओनली गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो वर्ड आते हैं जो गैसीय स्टेट पढ़ते हैं, तो इन वर्ड्स का नाम पता होना चाहिए। एक को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, और दूसरे को हम बोलते हैं इफ्यूजन। एक है डिफ्यूजन और दूसरा है इफ्यूजन, ठीक है। गैस जो होता है वो कॉम्प्रेसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। हाँ, वो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए वो रैंडम मोशन में होते हैं, लेकिन उनके बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है, क्लोज होते हो। डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इन दोनों में से आपको किसका मतलब पता है? डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इनमें से आपको किसका मतलब पता है? डिफ्यूजन या इफ्यूजन? ओके, क्या होता है डिफ्यूजन का मतलब? क्या होता है? मैंने आपको पूछा कि सिंपल मतलब बताओ मुझे, डिफ्यूजन क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? सिंपल मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन को बोल सकते हैं हम लोग इंटरमिक्सिंग। क्या बोल सकते हैं? इंटरमिक्सिंग, ठीक है, मतलब एक दूसरे में स्प्रेड होना। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं जिससे पता चलेगा कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन में फर्क क्या है, ठीक है। हमको ये पता चलना चाहिए कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है। ठीक है, ओके।
ठीक है। हाँ चलो, इफ हमारे पास एक डीओ का बॉटल है, डीओ पता है ना, डीओ कोई भी स्प्रे, डीओ स्प्रे लेते हैं हम लोग। तो इफ किसी कंटेनर में हाई प्रेशर से किसी गैस को रखा है, तो जैसे हम डीओ का बॉटल लेते हैं, उस डीओ के बॉटल में यहाँ पे एक नॉब होता है। इफ हम इस नॉब को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, उसको पिन होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिन होल। स्मॉल होल मतलब पिन होल। तो ये मान के चलते हैं कि ये डीओ का बॉटल है, यहाँ पे ये स्प्रे मतलब नॉब है, इस नॉब में यहाँ पे छोटा सा होल है, दैट इज कॉल्ड एज पिन होल। जैसे इस नॉब को हम प्रेस करते हैं तो इनसाइड का गैस इस पिन होल से बाहर आता है, और ये इनसाइड का गैस जब पिन होल से बाहर आता है तो इस बाहर आने के प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन। क्या बोलेंगे? इफ्यूजन। तो किसी ने आपको पूछा इफ्यूजन का मतलब क्या है, तो किसी कंटेनर में से एक पिन होल से गैस जब बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन। अब बहुत बड़े हॉल में हम बैठे हैं, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या किया, डीओ के नॉब को प्रेस कर दिया, तो यहां से जो गैस था वो बाहर निकल गया। तो यहां पे बाहर निकलने का प्रोसेस है वो इफ्यूजन। तो सबसे पहले क्या होगा, या इसके आसपास के जो लोग हैं उनको उस डीओ का स्मेल चले जाएगा। आफ्टर सम टाइम जो उस कॉर्नर में रहेंगे उनको भी डीओ का स्मेल चले जाएगा। इसका मतलब यहां से ये डीओ के जो गैसियस पार्टिकल है वो उस कॉर्नर तक ट्रेवल करते गए, और ये एक गैस का दूसरे गैस में मिक्स होने का जो प्रोसेस है, जो स्प्रेड होने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ठीक है, तो दो बातें हैं, एक डिफ्यूजन का और दूसरा इफ्यूजन का। तो इफ्यूजन का मतलब किसी पिन होल से गैस बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड एज इफ्यूजन, और जो गैस बाहर निकला है उसका हम लोग मिक्स हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकता है, डिफ्यूजन गैस में भी हो सकता है, डिफ्यूजन सॉलिड में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि गैस और गैस का ही होना चाहिए। तो डिफ्यूजन किसी के लिए पॉसिबल है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब या तो इंटरमिक्स होना या तो स्प्रेड होना, इंटरमिक्स होना या तो स्प्रेड होना। तो एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है इफ्यूजन। तो मेरे हिसाब से डिफ्यूजन और इफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल जितने एलिमेंट्स है हम 118 एलिमेंट्स मान के चलते हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स मान के चलते हैं। इनका क्वांटिटी कम ज्यादा होता है तो 118 को मान के चलते हैं। इस 118 में से कितने ऐसे एलिमेंट्स है जो गैसीय स्टेट में है और वो कौन से? इस 118 में से कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैसीय स्टेट में है और वो कौन से कौन से? चलो एक आंसर तो पता चल गया, दैट इज 11। वेरी गुड। 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैसीय स्टेट में है। पहली बात ग्रुप नंबर 18 वाले, क्योंकि उनका नाम ही है नोबल गैस एलिमेंट, क्योंकि वो गैसीय स्टेट में है। तो नोबल गैस में कौन कौन आते हैं? हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो ये 6 एलिमेंट इसमें से है। ठीक है, और कौन कौन है? हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है, नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है, फ्लोरीन गैसीय स्टेट में है, क्लोरीन गैसीय स्टेट में है। तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम है जो गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो पूरे टेबल में से जो 11 एलिमेंट्स है ये वाले, ये सभी के सभी गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार देख लो इनको। ठीक है, सो टोटल 11 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूं इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन रहेगा, एक H2 का मॉलिक्यूल और दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन होना चाहिए? इंटरेक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन होना चाहिए और क्यों?
और क्यू आप वही बोलोगे तो आप मतलब क्यू ऐसा होगा। कौन सा होना चाहिए? इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन पोलर है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। तो ये 11 गैसियस एलिमेंट्स है, एक बार इनके नाम अच्छे से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, H2, N2, O2, F2 एंड Cl2, ठीक है। जो Br2 होता है ना, Br2 वो लिक्विड स्टेट में होता है और जो I2 होता है आयोडीन वो सॉलिड स्टेट में होता है। मतलब ग्रुप नंबर 17 में कौन आता है? F2, Cl2, Br2 एंड I2। तो ये दोनों गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में आता है और ये सॉलिड स्टेट में आता है आयोडीन। लेकिन ये वाला जो सॉलिड स्टेट वाला आयोडीन होता है ना, ये वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल। क्या आपने वोलेटाइल नाम सुना है? वोलेटाइल, यस, दोनों नॉन पोलर है तो ये रहेगा इंड्यूस्ड डायपोल और ये भी रहेगा इंड्यूस्ड डायपोल, सही है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवेपोरेट हो सकता है। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवेपोरेट हो सकता है। जैसे हम दो अलग अलग कंटेनर में ऑयल लेते हैं, ऑयल, पेट्रोल इज अ टाइप ऑफ ऑयल। एक कंटेनर में मैं पेट्रोल लिया 100 ml और ओपन कंटेनर है, दो कंटेनर ओपन है, दिस इज वन ओपन कंटेनर, दिस इज सेकंड ओपन कंटेनर। इस वन ओपन कंटेनर में मैंने 100 ml पेट्रोल लिया और इसमें मैंने 100 ml एडिबल ऑयल लिया। एडिबल ऑयल का मतलब वो ऑयल जो हम लोग सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एडिबल ऑयल का मतलब होता है ऐसा ऑयल जो हमने सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑयल जो है वो देखो, पेट्रोल जो है ये भी लिक्विड स्टेट में है और ये जो एडिबल ऑयल है ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो इन दोनों में से ऐसा कौन है जो इजीली इवेपोरेट होगा? इन दोनों में से कौन ऐसा है जो इजीली इवेपोरेट होगा? तो कौन होगा? पेट्रोल। तो पेट्रोल इजीली इवेपोरेट क्यों हुआ? तो पेट्रोल जो इजीली इवेपोरेट हो रहा है इसको बोलते हैं वोलेटाइल, इसको बोलेंगे वोलेटाइल, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होगा? जो इजीली इवेपोरेट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वोलेटाइल। और जो इजीली इवेपोरेट नहीं होगा, इजीली मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए, दैट इज कॉल्ड एज नॉन वोलेटाइल। अब मैं आपको पूछता हूं H2O जो है ये वोलेटाइल होगा कि नॉन वोलेटाइल होगा? ये था पेट्रोल और ये था एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल का मतलब जो सब्जी बनाने के लिए खाना यूज, मतलब खाना बनाने के लिए जो यूज करते हो, ठीक है, सब्जी बनाने के लिए। H2O वोलेटाइल होगा कि नॉन वोलेटाइल? नॉर्मल कंडीशन में वाटर जो होता है वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में वाटर जो रहेगा वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता है। ये तभी इवेपोरेट होता है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तभी ये इवेपोरेट होता है, अदरवाइज ये इवेपोरेट नहीं होता है। और इसीलिए H2O को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल वोलेटाइल था, वाटर नॉन वोलेटाइल क्यों है? रीजन, वोलेटाइल वो होते हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो होता है। ये पेट्रोल जो है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बना है। ये पेट्रोल जो है ये किसका बना हुआ है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पेट्रोल के पार्टिकल में जो इंटरेक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? डायपोल डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल।
तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन रहेगा वो रहेगा इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन होता है वो कौन सा होता है? वाटर मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन रहेगा वो कौन सा होगा? तो वाटर मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन होता है इसको बोलते हैं एच बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? एच बॉन्डिंग। डायपोल डायपोल नहीं बोलेंगे हम लोग। क्यों डायपोल डायपोल नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है और एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में इनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और इसीलिए हम H2O में डायपोल डायपोल नहीं बोलेंगे, हम H2O में H बॉन्डिंग बोलेंगे। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाएगा तो H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उससे कम होता है डायपोल डायपोल, उससे कम होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और सबसे कम होता है इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इफ आपको किसी ने पूछा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का रिलेशन क्या है तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंड्यूस्ड डायपोल सबसे वीक है। तो ये इंड्यूस्ड डायपोल किसके बीच में होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। और यहाँ पे जो हमने पेट्रोल बोला है ना, ये पेट्रोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है और ये नॉन पोलर होने की वजह से उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और जिनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है उन्हीं को हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि पेट्रोल वोलेटाइल क्यों है? तो पेट्रोल वोलेटाइल होने का रीजन ये है क्योंकि पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। अब मैंने आपको पूछा एक कंटेनर में H2O है, H2O के मॉलिक्यूल्स है, एक कंटेनर में HCl के मॉलिक्यूल्स है और एक कंटेनर में CH4 के मॉलिक्यूल्स है। तो ये हमारा बीकर A है, ये हमारा बीकर B है और ये हमारा बीकर C है। तो कौन से बीकर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा? एक बीकर में वाटर है, दूसरे बीकर में HCl है और तीसरे बीकर में CH4 है। और क्यों? किस बीकर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा? कैसे पता चलेगा? इसमें से। ठीक है, H2O के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन है? H2O के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन है? H2O के बीच में डायपोल डायपोल रहेगा। H2O के बीच में नहीं। क्यों? क्योंकि H2O के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा ये कौन सा रहेगा? H बॉन्डिंग। यहां पे HCl में कौन सा होगा? HCl में कौन सा रहेगा? HCl पोलर है कि नॉन पोलर है? HCl पोलर है तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा वो रहेगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कौन सा रहेगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। CH4 पोलर है कि नॉन पोलर है? CH4 पोलर है कि नॉन पोलर है? तो CH4 इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और CH4 जो है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो समझ में आ गया? एक में H बॉन्डिंग है, एक में डायपोल डायपोल है, एक में इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है और तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है ये। और जो जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उतना उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा और जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इसीलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा है। रीजन? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो वीक है। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा और CH4 का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो हम बॉइलिंग पॉइंट को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वोलेटाइलनेस। ठीक है, तो वो वोलेटाइल जो इजीली इवेपोरेट होगा। कैम्फर जो होता है ना, उस कैम्फर को बिना एनर्जी सप्लाई किए वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। तो हम कैम्फर को भी बोल सकते हैं कि कैम्फर इज अ वोलेटाइल। कैम्फर इज अ वोलेटाइल।
ठीक है। कैम्फर का तो सब्लिमेशन होता है लेकिन वो इजीली इवेपोरेट होता है एंड दैट्स व्हाई हम उनको बोलेंगे कि वो किसका काम करेगा, वोलेटाइल कंपाउंड का काम करेगा।